हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत स्वागत है। बहुत तो वही आपको की पाठशाला और विद्यार्थी दोनों में बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो आप लोग। और पाठ 4 हम लोग कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से वायु। तो इसका बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गई है, मतलब अंतिम विषय आ गया है, वो है आर्द्रता। सारे विषय करवा दिए, अगर नहीं देखा जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है। तो हमारा विषय है आर्द्रता, यानी कि इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी पता कर लेते हैं। अंग्रेजी में से मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वायु के अंदर नमी रहना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पाठ ही वायु पे है, वायु में नमी भी रहती है, उसकी एक सहेली भी है नमी, वो भी रहती है। जब पानी जमीन से या जल से स्रोतों से निकलता है तो वो जल वाष्प बन जाता है। अब आप सोच रहे हो इस हवा में, ये हवा तो सूखी सूखी चल रही होती है, बढ़िया बह रही होती है, इसमें पानी कहाँ से आ जाता है? तो पानी आता है पानी वाले इलाकों से, जैसे समुद्र हो गया, झीलें हो गई, नदी हो गए। तो क्या होता है, जब उसके ऊपर गरम गरम हवा उड़ रही होती है तो गरम हवा जितनी गर्म होगी उतना ही उसको पानी पकड़ने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा पसीना और कपड़े गीले से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी जो हवा रहती है वहां पे नमी बहुत ज्यादा रहती है। या फिर आपने एक चीज देखी होगी, ये तो पक्का उदाहरण बैठता है कि जब बारिश होती है, बारिश रुकने के बाद कैसे अलग सी उमस सी फैल जाती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि अभी अभी जस्ट बारिश हुई है और बारिश का पानी नीचे जमा हो रखा है और हवा बह रही है, पानी इकट्ठा कर रही है फिर से उमस वाली गर्मी फैला दे रही है, जिससे लोगों के कपड़े भीग जा रहे हैं, बार बार लोग नहा के आ रहे हैं क्योंकि वो खुद गीले हो जा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त पे बारिश के बस कुछ ही घंटों बाद बारिश के काफी उमस वाला दिन हो जाता है, यानी कि सूर्य का ताप तो रहता नहीं है, ऊपर मौसम जो रहता है वो हल्का सा बादलों युक्त वाला मौसम रहता है, ठीक है। सूरज होता नहीं है उस वक्त तक, तो कपड़े सूखने में भी वक्त लगता है। साथ साथ बस अभी अभी बारिश हुई है तो उमस सी फैल जाती है, तो कपड़े सूखने में वक्त लगता है। तो ये जो नमी आती है ना वायु के अंदर, वो आती है पानी वाले इलाकों से। और ये जल वाष्प क्या है? जल वाष्प को बोला गया है यहाँ पे वाटर वेपर, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर वेपर, यानी कि पानी का एक बूंद जिसमें हवा भी है और पानी भी है। तो हवा जब बह रही होती है, गर्मा गर्म हवा बह रही होती है समुद्र के ऊपर से या फिर कहीं से भी जहां पानी है उसके ऊपर से बह रही होती है गर्म हवा अपनी मजे से, तो उसमें पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है और फिर वो ऊपर जाने लग जाती है। ऊपर जैसी जाती है तो जितना ऊपर वो हवा जाती रहेगी, पानी वाली नमी वाली हवा ऊपर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, एकदम चिल्ड ठंडी हो जाती है। और ऊपर जाने के बाद, वो ठंडी होने के बाद, वो सारी बूंदे एक साथ मिलके एकत्रित होके एक बड़ा सा बादल बना देती है। जब बादल बन जाता है वो बहुत ज्यादा पानी से भर जाता है और फिर वो इधर उधर घूम नहीं पाता और बहुत भारी हो जाता है, तो वो बारिश के रूप में नीचे आती है, ठीक है। बारिश कभी कभार आपने देखा होगा, बिल्कुल हल्की गर्म पानी वाले भी बारिश आती है, हल्की साधारण बारिश भी आती है, कभी कभार बहुत ज्यादा ठंडी एकदम चिल्ड वाली ठंडे ठंडे बूंदों वाली भी बारिश आती है। वो इसलिए कि जितना ज्यादा गर्मी वाला नमी वाला पानी ऊपर जाएगा वो उतना ही ज्यादा ठंडा होगा, उतना ही ज्यादा ठंडा होने के बाद उतनी ठंडी ठंडी बारिश आएगी, ठीक है। आपने सुना होगा कि पौधे कैसे करके सहायता करते हैं बारिश में। वो इसलिए क्योंकि पौधों को आप हर वक्त तो पानी नहीं देते हो, सारे पेड़ जितने भी हमारे धरती पे लगे हुए सबको हर वक्त तो जाके बंदा पानी नहीं दे सकता है। तो पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है, जिसको भूजल कहते हैं, भूमिगत जल, जिसको अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, तो वहां से वो पेड़ पौधे अपना पानी जड़ों से ले लेते हैं, सोख लेते हैं। कभी कभार वो ज्यादा पानी भी ले लेते हैं, तो उनको सिर्फ उतना ही पानी चाहिए होता है जितनी उनको आवश्यकता है, बाकी पानी वो ऊपर से उड़ा देते हैं, ठीक है। आपने आप कभी अगर एक पॉलिथीन को पत्तों के अंदर, एक पेड़ के पत्तों के अंदर बांध दोगे ना, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आके वो पॉलिथीन पानी से भर गया है, क्योंकि पत्तों ने अपना बाकी बचा कुचा पानी उसमें डाल दिया है। तो ऐसे करते हैं पेड़ जितना भी, अगर वो कुछ पेड़ होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं तो पानी ऊपर से उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही करके पेड़ हमें सहायता करता है बारिश लाने के लिए, इसलिए पेड़ काटने के लिए मना करते हैं।
हवा में नमी को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मतलब क्या है? मॉइस्चर। हवा के अंदर पानी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इस दिन को आर्द्र दिन कहते हैं। कौन सा आर्द्र दिन कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी वाला दिन, यानी कि जिस दिन पर पानी हवा में बहुत ही ज्यादा नमी घूम रही होती है, यानी कि जिस दिन पर कपड़े नहीं सूखने वाले हैं, जिस दिन पर आप गीले गीले रहेंगे, चिपचिपी हो जाएगा शरीर, बार बार नहाने का मन करेगा क्योंकि हवा सूखी नहीं चल रही है, उसमें नमी आ गई है। ठीक है, तो उसको आर्द्र दिन बोलेंगे। जितना वायु गर्म होता है उतना वायु में नमी पकड़ने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। ये चीज आप याद रखना। कभी कभार मैं खुद ही अनुमान लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वाली जब गर्मी हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ दिनों में बारिश होने वाली है। अभी ये कुछ दिनों की पहले की बात है, शायद नहीं, हाँ यार ऐसी कुछ 41-42 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मुझे लगा भाई बस ये बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, अब मुझे लगता है बारिश होने वाली। तो अगले 1-2 दिन बाद बारिश हो गई थी। तो अब यहाँ पे जरा हम लोग जल की प्रक्रिया बढ़ते हैं, इसको वाटर साइकिल बोला जाता है। सबसे पहले गरम गरम हवा चल रही होती है। ठीक है, हवा चल रही होती है, और हवा जब किसी पानी की जगह से चल रही होती है, यानी कि किसी समुद्र से, किसी नदी से वो गरम गरम हवा चल रही होती है, जितनी गरम हवा होगी उतना पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ये पानी पकड़ लिया हवा ने, अब हवा ने पानी पकड़ लिया, अब इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि भाप, वो भाप बन के ऊपर जा रही है। भाप किसको कहते हैं? हवा और पानी का मिश्रण को भाप कहते हैं। अब वो ऊपर जा रही है, देखिए इवेपोरेशन यानी ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाने के बाद फिर हम दूसरे उसमें आते हैं। ऊपर जाने के बाद अब वाष्पीकरण होगा, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ बादल के अंदर पानी रह जाएगा और हवा अलग हो जाएगी, वो सिर्फ पानी के बादल बन के रह जाएंगे। अब बादल काले काले क्यों होते हैं? क्योंकि पानी कौन सा साफ था। पानी ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो बीच में कितनी सारी धूल, माटी, प्रदूषण से होकर जाता है वो पानी। सब सोचते हैं ना बारिश का पानी ऐसे ऐसे आ करके पी लो, कुछ नहीं होगा, भाई बहुत कुछ हो सकता है, वो पानी साफ नहीं रहता। ठीक है, पहले मतलब इतना भी नहीं, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन जानलेवा नहीं होता। उसको स्वच्छ करके थोड़ा सा तौलिया तालिया वालिया डाल के, बढ़िया उसमें कंकड़ पत्थर डाल के फिर आप उसको छान के पिए तो वो बहुत शुद्ध हो जाता है। तो बादल ऐसे सफेद क्यों नहीं रहते हैं जब वो पानी के बन रहे होते हैं? जब पानी इकट्ठा हो रहा था ऊपर और वो बादल बना रहा होता है, वो सफेद क्यों नहीं रहते हैं? सफेद इसीलिए तो नहीं रहते क्योंकि जो पानी वाला हवा ऊपर जा रही, वो कौन सी स्वच्छ थी। जब वो ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे प्रदूषण, गंदगी वगैरह भी तो हमारे हवा में होती है ना, तो वो जा रही है, काला काला वाला पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। ठीक है, हवा अलग चली गई है और सिर्फ पानी के बादल रह गए हैं। अगर ज्यादा पानी है तो वो तैर नहीं पाएंगे वो बादल, और कभी कभार कम पानी है तो बारिश नहीं होती। आपने देखा होगा ये काले काले बादल आए, गिर गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही, लेकिन बारिश ही नहीं हुई, फिर से बादल हट गए, सूरज आ गया, ऐसा हमने देखा होगा। दिल बड़ा टूटता है उस दिन मेरा। तो वो इस वजह से ही होता है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है बादल में इतना पानी इकट्ठा नहीं हुआ कि वो उसके थनों से गिर पाए। ठीक है, बादलों में पानी भर के बिल्कुल ठस के उसे उसमें भरना चाहिए, तभी तो पानी नीचे आ पाएगा, तभी तो वो भारी हो जाएगा, हिल नहीं पाएगा तो नीचे आ जाएगा बारिश के तौर पर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बादलों में इतना ज्यादा पानी नहीं इकट्ठा हो पाता और वो तैर लेते हैं, वो चले जाते हैं कहीं और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला है इवेपोरेशन, यानी कि भाप, यानी कि गर्म हवा ने पहले पानी इकट्ठा करा अपने अंदर। जितनी गर्म हवा उतना पानी पकड़ने का उसका क्षमता बढ़ती है। उसके बाद उसने बादल बनाए, ये बूंदों से युक्त ये बादल बन जाते हैं। बादल तैर नहीं पाते हैं तो वो अवक्षेपण करते हैं, यानी कि वो प्रेसिपिटेशन करते हैं, यानी कि वो बारिश बन के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसा होता है, फिर से कलेक्शन होती है, यानी फिर से संग्रह होता है, फिर से गर्म हवा पानी को उठाएगी, पानी उठाने के बाद वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर से बादल बनाएगी, बादल तैर नहीं पाएंगे तो वो थनों से उसके बारिश निकलेगी। तो इस तरीके से ये जल की प्रक्रिया चलती रहती है। कभी कभार बादलों में पानी इतना नहीं होता, वो हिल लेते हैं, वो चले जाते हैं और उस दिन बारिश नहीं होती। लेकिन जिस दिन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बादल पानी वाले बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ही पानी, वो ऊपर यहाँ से बहुत ज्यादा ही पानी चला जाता है, तो इससे क्या होता है? जितनी गर्म हवा उतना ज्यादा पानी, उतना ज्यादा हवा में पानी रहेगा
बढ़ जाएगा, बादल बनाएगा, बारिश आएगी। जितनी हल्की हवा उतना ज्यादा कम पानी, बादल में ज्यादा पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे जल की प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कपड़े और पसीना सूखने में वक्त लगता है, और जब हवा से ये ऊपर उड़ता है तो ये ठंडी हो जाता है और इकट्ठा होकर ये एक बादल बनाता है। मैंने अभी आपको पूरा समझा ही दिया है। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। ज्यादातर भूमि को जल वर्षा से मिलता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर की मैं बात कर रही थी, जिसको भूजल भी बोला जाता है, जो नीचे होता है पानी, तो वो कहाँ से सबसे ज्यादा उसको, मतलब अंडरग्राउंड वाटर नीचे पाताल लोक से तो उसमें पानी नहीं इकट्ठा होता ना, वो आता है बारिश की वजह से। जितनी बारिश होगी, जितनी ज्यादा बारिश होगी, जितनी ज्यादा हम सड़कों पे पानी डालेंगे, उतना सड़क उसे सोख लेगी और भूजल बनाएगी। ठीक है, और वो भूजल हमारे पेड़ पौधों के लिए काम आएगा, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ों को, जड़ों को पानी तो देते नहीं है, तो हम लोग तो देते नहीं है, तो उन लोगों को खुद ही लेना पड़ता है खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो क्या होगा, वो लोग जड़ों से पानी पीते हैं। भूजल नहीं हुआ तो भाई पेड़ों का बहुत बुरा दुश्वार हो जाएगा हाल। हमने देखा होगा कि हर जगह पेड़ काफी हरे हरे हैं, जबकि कोई पानी भी नहीं देता है। तो वो भूजल ही तो पीते हैं ना, नीचे वाले पानी तो पीते हैं, स्थल के नीचे जो पानी है उसी को तो पीते बड़े हो रहे हो। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पेड़ मर भी गए होते हैं, वो इसलिए क्योंकि शायद उस क्षेत्र के अंदर भूजल था ही नहीं, इसलिए मर गए। ठीक है, तो ज्यादातर जो भूमि होती है, हमारी जो जमीन होती है, उसको पानी बारिश से मिलता है। ठीक है, तो और पहाड़ी से पेड़ काटने की वजह से बाढ़ आ जाती है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे पेड़ होते हैं, लोगों को वहां जीने के लिए या फिर वहां पे अपना गुजर बसर करने के लिए, घर बनाने के लिए वो पेड़ वो काट देते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा जगह लेते हैं। काट देने के बाद जब वो वहां घर बनाते हैं तो कभी कभार बहुत ज्यादा ही बारिश हो जाती है, पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही होती है, तो पहाड़ क्या कर सकता है, बाढ़ ला सकता है। देखिए, अगर मैं आपको किसी को झूला नहीं, तो स्विंग वाला झूला जिसको ऐसे ऊपर से फेंके तो कितनी तेजी से नीचे बच्चा गिरता है ना, कितनी तेजी से। अगर मैं ऐसे करके आपको चढ़ने बोलूं, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, पैर दर्द होते हैं ना, लेकिन जब आप नीचे जा रहे होते हो, बहुत तेज जा रहे होते हो, तो वैसे ही है ये भी। पहाड़ी से जब बारिश गिरती है तो बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिर रही होती है, इस तरीके से है ना, नीचे बहुत तेजी से गिर रही होती है, वो बाढ़ ले आती है, चीजें उखाड़ के फेंक सकती है, सब बाहर के लेके जा सकती है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई होती है, क्योंकि वो पहाड़ी से गिर रही होती है। तो पहाड़ियों पे पेड़ काटना भी गलत बात है, लेकिन समझ रहे हो, लोगों को अपना गुजर बसर भी करना है। अच्छा, ये वाली हम लोग तस्वीर देखते हैं, आर्द्र दिन की तस्वीर है ये दोस्तों। आर्द्र दिन यानी कि ह्यूमिडिटी वाला दिन, यानी कि हवा के अंदर बहुत ही ज्यादा पानी है, नमी वाला दिन। इस दिन पर कपड़े सुखाए नहीं जाते हैं, बहुत देर में सूखते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़ों में भी गीलापन आ जाता है। कपड़े खुद ही गीले होते हैं और हवा में भी गीलापन है, तो खाक सूखेंगे। तो और साथ साथ जब हमें पसीना आता है, खेल वेल के कैसे पसीना आया तो हमें झटाक से सूख जाता है, अगर ऊपर सूर्य होता है तो, लेकिन नहीं सूखता अगर नमी वाला दिन होता है, तो हवा में नमी चल रही होती है। ये वाली तस्वीर है बाढ़ आने की। बड़े बड़े पहाड़ियों के अंदर ऊपर पेड़ लगे रहते हैं, तो लोग पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, काट के शायद वहां खेती करते हैं या फिर वो अपना घर भी बनाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो पहाड़ियों पर रहते भी हैं, लेकिन पेड़ काटने की वजह से जब भी बारिश होती है तो बहुत तेज मात्रा में, तेज रफ्तार में बारिश का पानी नीचे गिरता है और कभी कभार बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, तो मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ जाती है। देखिए, बाढ़ हमेशा कम बारिश से नहीं आती है, मूसलाधार बारिश से ही आती है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए और किस तरीके से वो बारिश में मदद करते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पे एक नदी जा रही है, ये नदी है, नदी में पानी है, गरम गरम हवा बह रही है। गरम गरम हवा ने यहाँ पे नदी से थोड़ा बहुत पानी लिया, गरम हवा के अंदर पानी आ गया, वो ऊपर उड़ेगा और फिर ठंडा होके वो बादल बनाएगा। लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर यहीं से सीधा सीधा जाए, यहीं से सीधा सीधा नमी जाए, तो मतलब यहाँ से ना जाके यहाँ से जाए तो जल्दी चला जाएगा, बारिश होने के जल्दी आसार आ जाएंगे। ठीक है,
तो वो कैसे होता है देखिए दोस्तों, जब पेड़ नीचे से पानी पीता है, अंडरग्राउंड वाटर जिसको भूजल बोला जाता है, जब वो पी लेता है तो कभी कभार वो बहुत ज्यादा भी पी लेता है। तो कभी कभार जो फालतू का पानी होता है वो अपने जड़ों से ऊपर को बहा देता है, ठीक है। तो वो ऊपर को बहा देता है और इससे जल्दी बारिश होने के आसार बनते हैं, ठीक है। देखिए पेड़ लंबे लंबे होते हैं, तो पेड़ लंबे लंबे होते हैं तो ऊपर से वो पानी को क्या करते हैं, ऊपर से बहा देते हैं। तो पेड़ काटना भी सही नहीं है, पेड़ भी बारिश करने में मदद करते हैं। पेड़ भी ऊपर ऐसे नमी छोड़ देते हैं हवा के अंदर, फिर वहां से जल्दी बादल बन जाते हैं। यहाँ से जल्दी बादल बनेंगे या वहां से जल्दी बादल बनेंगे, देख सकते हो कितने ऊंचे पेड़ होते, पेड़ तो ऊंचे होते ही, आप जानते ही हो। नदी से जल्दी बादल बन पाएंगे ऊपर जाके या वहां से, ठीक है। समझदार को सहारा का भी इशारा का। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आता है संवहनी वर्षा, दूसरा आता है पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए ये आपका किताब के अंदर ही है, तस्वीर दे रखी है, आप उसी से समझ जाएंगे। संवहनी वर्षा यानी कि वो वर्षा जो मैंने अभी आपको समझाई कि पानी के स्रोतों से कैसे करके गर्म हवा नमी लेती है, ऊपर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है, वो हो गया संवहनी वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, पर्वतों के ऊपर जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवाती वर्षा का आपका करना है, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी हो गई, आपको करना है। वैसे ये इतना नहीं आता कि इसको आप बताइए, पूरा लेखन लिख दीजिए संवहनी क्या है वो क्या है, ऐसे नहीं आता, क्योंकि आपको बस इनके प्रकार लिख देने कि किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीजें जिसके ऊपर मैं आपका आंखों को लेके से जोर देना चाहती हूँ, वो क्या है, वर्षा क्यों जरूरी है, ठीक है। वर्षा जरूरी क्यों है वो भी हम देखते हैं। पौधों और जंतुओं को जीवित रखने के लिए जरूरी है। पौधों को चाहिए पानी, हमें भी चाहिए पानी, और सारे के सारे जितने भी जानवर हैं उनको भी पानी चाहिए। साथ ही साथ सूखे से बचने के लिए खेत में पानी चाहिए होता है। अब देखिए हर जगह तो इंसान पानी नहीं डाल सकता, लेकिन बारिश के सहारे बहुत से पेड़ पौधे बैठे होते हैं कि कब बारिश है, कब हम जी खोल के पानी पिए, ठीक है। धरातल को ताजा पानी प्रदान करने के लिए भी वर्षा जरूरी है। धरातल यानी कि हमारी पृथ्वी को, हमारी भूमि जो सूखी बंजर हुई पड़ती है, उसको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो पानी के लिए तरस जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर आप पानी नहीं रखते हैं अपने मट्टी के बर्तनों में। अगर सारे लोग पानी रखने लग जाए तो शायद इन लोगों को इंतजार ना करना पड़े बारिश का। तो ये लोग बारिश का बहुत इंतजार करते हैं नहाने के लिए, या बहुत ज्यादा गर्मी या उमस से बचने के लिए बारिश इनका बहुत ज्यादा मदद करती है। ठंडी ठंडी बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो इनको 2-3 घंटे की चैन की नींद मिलती है। अब हमारे पास एसी कूलर है, उनके पास तो नहीं है। सूखे से बचने के लिए बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। सूखा कब होता है दोस्तों, जब किसी एक मूल रूपी स्थान में जब एक धरती का एक ये टुकड़ा बहुत ही ज्यादा सूख जाता है, इसका पानी उड़ जाता है, पानी भूमि जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर इसमें बचता ही नहीं है, तो ये ऐसे करके टूट के बिखर जाती है। तो इसको वापस से जोड़ने के लिए, सूखे से बचने के लिए हमें बारिश की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि हमारे भूमि में कितनी ज्यादा मिट्टी है, कितनी ज्यादा चीजें हैं, कितनी ज्यादा घास वगैरह है, तो उसमें अगर बारिश नहीं जाएगी वो सूख कर खराब हो जाएंगे। बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन एक सही मात्रा में जरूरी है। बाढ़ भी ला सकता है अगर ज्यादा बारिश हो गई, और नहीं भी हुई तो सूखा ला सकता है। हर चीज एक सही मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि नमक ज्यादा पड़ जाए खाने में तो वो बहुत ज्यादा पिता सा हो जाता है, खाने लायक नहीं होता, और कम पड़े तो बेस्वाद लगता है, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात को, समझदार को इशारा करो। तो भाई यहाँ पे हमारा विषय पूरा खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा। आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर, इसके ऊपर हमने बारिश वगैरह के ऊपर पढ़ा, और आप थोड़ा बहुत बारिश के बारे में जानते हैं कि बारिश होना क्यों जरूरी है, ठीक है। जीव जंतुओं के लिए, सूखे से बचने के लिए, धरातल को ताजा पानी देने के लिए, और सही बोले तो इंसान के लिए भी। तो भाई यहाँ हमारा पूरा का पूरा पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
आपको ये पार्ट कैसा लगा। ऐसे बात कर लिया करो यार, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, उसमें दिल वगैरह देती हूँ। आपको लगता है मैं कमेंट नहीं पढ़ती? सारे पढ़ती हूँ मैं। चलो प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगी, इसके प्रश्न उत्तर देख लेना, और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न उत्तर वो भी देख लेना। चलिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान भी रखिएगा, दूसरों की मदद करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे।